बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वह गांव चारों तरफ से हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। उस गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। बिरजू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर वह अपनी जिंदगी से खुश था। अरे भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ, मेरा खाना बांध दो। हाँ जी, मैं अभी लाई। मगर आप आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? भाग्यवान, मुझे आज जमींदार जी ने अपने घर पर बुलाया है। क्या आपको जमींदार जी ने बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया है जो उन्होंने आपको बुलाया है? पता नहीं भाग्यवान, अब तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। सुनीता बिरजू को टिफिन दे देती है। बिरजू टिफिन लेकर खेतों में निकल जाता है और वह दिन भर खेतों पर काम करता है। और जैसे ही शाम होती है, बिरजू जमींदार जी के घर पर जाता है। आओ आओ बिरजू, और बताओ सब ठीक है ना, और सब काम काज कैसा चल रहा है तुम्हारा? मालिक, बस इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूँ कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उपज हो ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सकूं। अरे बिरजू, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरा कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अपने खेत में दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, और देना ना देना तो सब ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। हाँ बिरजू, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। क्या बात है मालिक, कहिए ना। मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचाना है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से मेरा यह काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 10 बीघा जमीन तुम्हें जोतने के लिए दे दूंगा। उससे जो भी तुम्हें फायदा होगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, और वह भी मेरे लिए? बिरजू, ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से यह तोहफा है, ताकि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा सको। मैं आपकी यह बोरियां जरूर शहर पहुंचा दूंगा, और आपकी जमीन में मैं इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल दोगुनी होगी। इतना कहकर बिरजू वहां से अपने घर को चला जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा सुनो तो। अजी, क्या हुआ? आप आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। कोई खास बात है क्या? एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जमींदार साहब ने मुझे अपनी 10 बीघा जमीन खेती के लिए दिया। हाँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम अपने बेटे को शहर भेजकर अच्छी शिक्षा देंगे। मैं उसकी जिंदगी में हर वह चीज दूंगा जो मुझे नहीं मिला है। पिताजी, शहर से लौटते समय मेरे लिए समोसे लेते आना। मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए समोसे ले आऊंगा। अगले दिन बिरजू घर से जल्दी निकल जाता है और जमींदार जी के यहाँ जाता है, और वहां से बोरिया अपनी बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल जाता है। बोरिया लेकर बिरजू शहर पहुंच जाता और वहां पर बोरियों को उतारकर वापस घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही दूर चलने पर एक समोसे वाले की दुकान आती है। समोसे की दुकान को देखकर बिरजू रुक जाता है। अरे भाई, समोसे कैसे दिए? भैया 10 का एक और 5 के दो। भैया एक काम करो, आप 2 समोसे दे दो, और हाँ, उसमें चटनी और मिर्ची भी डाल देना। भैया मिर्ची खत्म हो गई है। ठीक है, फिर समोसे और चटनी रख देना। बिरजू समोसे ले लेता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में चलते हुए वह अपने घर पर पहुंच जाता है। लो बेटा, समोसे तुमने मंगवाए थे ना? अजी, आज इतनी देर कैसे हो गई आपको आने में? सुनीता, आज जमींदार साहब की अनाज की बोरियों को शहर छोड़ने गया था, इसलिए लेट हो गया। चलो छोड़ो, अब मुझे खाना दो, बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है,
मगर आपको समोसे लाने की क्या जरूरत थी? अभी वैसे भी हमारे यहाँ पैसों की बड़ी तंगी है। अरे मेरी जान, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम दोनों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अगर मुझे पूरी दुकान भी लानी पड़े तो मैं वह भी ले आऊं। पापा, आप समोसे के साथ मीठी चटनी नहीं लाए। बेटा, शायद उस दुकान वाले के पास मीठी चटनी खत्म हो गई होगी। फिर बिरजू का पूरा परिवार मिलकर समोसे खाकर सो जाता है। अगले दिन से बिरजू दिन रात एक करके खेत पर काम करता है और बहुत ही कम समय में अच्छी फसल उगा लेता है। बिरजू के पड़ोसी को यह सब देखकर बहुत जलन होती है। सुनिए जी, क्या आपने देखा बिरजू को जमींदार साहब ने 10 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है। बिरजू तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था और अब तो उसके पास 10 बीघा जमीन और आ गई है। अब तो वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, मैंने भी यह बात सुनी है। सच कहूँ तो मुझे भी उसकी खुशी देखी नहीं जाती। हर बार हर चीज बिरजू के ही किस्मत में क्यों आती है। जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए, तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे सब पता है जी, आप चिंता मत करो। जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल पककर तैयार होगी। बिरजू लगन से अपने खेतों में काम करता है। अच्छी फसल उगाने के लिए वह अपना जी जान लगाकर मेहनत करता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और बिरजू की फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनिए जी, बिरजू की फसल पककर तैयार हो गई है। यही सही समय है, हमें कोई ना कोई कदम उठाना होगा। अरे हाँ भाग्यवान, इस बार तो उसे हमें अच्छा सबक सिखाना होगा। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसकी फसल को कैसे बर्बाद करें। सुनिए जी, आप जहरीली दवाओं का फसलों पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल बर्बाद करके ही आऊंगा। उसके बाद बिरजू का पड़ोसी सुखीलाल बिरजू के खेत पर आता है और फसलों पर जहरीली दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे बिरजू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो बिरजू और उसकी पत्नी सुनीता दोनों खेत पर जाते हैं। देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई है, हमारे सपने भी टूट गए हैं। इस फसल को उगाने के लिए मैंने ना दिन देखा ना रात, और वह एक झटके में सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था इस फसल को हो जाने से मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगा, मगर अब तो फसल ही ना रही। मेरे सारे सपने टूट गए। बिरजू अपनी फसल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वह अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तब बिरजू की पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। भगवान सब देख रहा है। जिसने भी ये किया है उसको उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद बिरजू के घर जमींदार आता है। सुनो बिरजू, मुझे अपने पैसे दे दो, मुझे जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने दिन रात एक करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मालिक। देखो बिरजू, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करना। यह सारी बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन दी थी और अब तुम पैसे देने का समय आया तो झूठ बोल रहे हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह बात बिल्कुल सच है मालिक। मैं तो खुद अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाने का सपना देख रहा था, मगर मेरे सारे सपने टूट गए। देखो बिरजू, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत और अपना घर दोनों भूल जाओ। जमींदार बिरजू का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। बेघर हो जाने के बाद बिरजू अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर की ओर चल देता है।
शहर पहुंचकर बिरजू अपने दोस्त किशन से मिलता है। अरे बिरजू भाई कैसे हो और यहाँ कैसे आना हुआ, और भाभी को भी साथ में लाए हो? फिर बिरजू किशन को सारी बात बताता है। ये तो बहुत गलत हुआ। किशन भाई, मेरी मदद करो, मुझे रहने के लिए कोई घर दो किशन भाई। बिरजू, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। मेरा एक घर खाली पड़ा है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। और हाँ, ये लो, थोड़े पैसे तुम्हारे काम आएंगे। किशन भाई, तुमने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा? बिरजू भाई, असली दोस्त वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो। किशन भाई, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जब सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया, तब आपने हमें सहारा दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा तो ठीक है बिरजू भाई, अब मैं चलता हूँ। उन्हें रहने के लिए घर तो मिल जाता है, मगर शहर में वे रहकर खाएंगे क्या और करेंगे क्या? ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। सुनो भाग्यवान, हमें रहने के लिए घर तो मिल गया है, मगर इस शहर में जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुनीता के मन में एक ख्याल आता है और वह बिरजू से कहती है, अजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे मन में एक ख्याल आया है। आपके दोस्त ने जो थोड़े पैसे दिए हैं, उन्हें बाजार में ले जाकर आप समोसे की सामग्री ले आइए। हम समोसा बनाकर बेचेंगे और अब सर्दियां भी शुरू हो रही हैं, तो लोग बड़े चाव से सर्दियों में समोसे खाएंगे। अगर हमारे समोसे का दुकान चल गया तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी चला जाए और हमारे समोसे का व्यापार भी ना चल पाए। अजी, आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अच्छा ठीक है भाग्यवान। बिरजू बाजार जाकर उन पैसों से समोसा बनाने की सामग्री ले आता है। फिर सुनीता उन सामग्री से समोसे बनाती है। सुनीता कुछ समोसे बनाकर बिरजू को देती है और बिरजू उन समोसे को बेचने के लिए निकल पड़ता है। बिरजू हर जगह आवाज लगाता है, समोसे ले लो, समोसे स्वादिष्ट समोसे ले लो, खाओगे एक बार मांगोगे बार बार। समोसे ले लो, समोसे, समोसे का दाम है, आलू इनाम है। तभी एक आदमी बिरजू से समोसे लेने के लिए घर से बाहर आता है। अरे भैया, ये समोसे देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, गरम तो है ना? कैसे दे रहे हो समोसे? भाई बिल्कुल गरम गरम समोसे हैं, 10 रुपए का एक समोसा है। बोलिए जी, कितने समोसे दूं? अच्छा ठीक है, 5 समोसे दे दीजिए भैया। अब बिरजू 5 समोसे उसे दे देता है और पैसे लेकर आगे निकल जाता है। और धीरे धीरे करके बिरजू के सारे समोसे बिक जाते हैं और बिरजू घर वापस आ जाता है। सुनीता, एक गिलास पानी तो देना जरा, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, अभी लाती हूँ। सुनिए जी, क्या हुआ, समोसे बिके या नहीं? हाँ सुनीता, हमारे सारे समोसे हाथों हाथ बिक गए हैं। अब रोजाना सुनीता समोसे बनाती और बिरजू बेचता और बिरजू का सारा समोसा हाथों हाथ बिक जाता था। इस तरह बिरजू का समोसे का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा और बिरजू की अच्छी आमदनी होने लगी और शहर में ही बिरजू ने एक समोसे और चाय की अच्छी सी दुकान खोल ली। अब उनकी परेशानी बिल्कुल दूर हो चुकी थी। बिरजू ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया था। एक दिन बिरजू को अपने गांव की बहुत याद आती है और वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है। शहर में तो भागदौड़ की जिंदगी है, मगर हमारे गांव में एक अलग ही सुकून है। मुझे मेरे खेत की मिट्टी, गांव का वो अपनापन और मेरे खेत खलिहान सब बहुत याद आते हैं। अब तो हमारे पास पैसा भी है, तो हम जमींदार जी से अपनी पुश्तैनी जमीन वापस ले सकते हैं और हम एक नया घर भी बनाएंगे। ऐसा घर जहां उसके घर का हर कोना हमारे सपनों से भरा होगा। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि हम गांव में जाकर ही रहें, तो हम वहीं जाकर रहेंगे। वैसे भी वहाँ अलग ही सुकून है। बिरजू अपने गांव लौट आता है। वहीं दूसरी ओर बिरजू के पड़ोसियों की बहुत ही बुरी हालत थी। वह बहुत ही गरीब हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था और उन्हें बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके मन में बहुत ही पछतावा था। वह बिरजू से मिलकर माफी मांगना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि बिरजू गांव में वापस लौट आया है, तब वह बिरजू के घर जाते हैं। बिरजू भाई, हमें माफ कर दो। मैं ही था वह जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। तुम्हारे बढ़ते कदम मैं रोकना चाहता था। जलन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी।
पर आज मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। इसीलिए बिरजू भाई मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तो वे तुम थे मांगीलाल, जिसने हमसे हमारा घर, हमारी खुशियां सब कुछ छीन ली थी। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मांगीलाल, ऊपर वाला सब देखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। अगर तुम्हें माफी मांगना है तो उनसे मांगो। अब बिरजू जमींदार से अपने खेत और घर भी छुड़वा लेता है और वह खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। हेलो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।